हेलो एवरीवन, हिंदी कैफे चैनल में आज आपका फिर से सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए हिंदी ग्रामर का एक इतना अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है समास। तो इस वीडियो में समास से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम, और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम तक जो कॉम्पिटिशन एग्जाम का जो लेवल होता है उस तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक समास। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि समास शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है सम और दूसरा होता है आस। ठीक है, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक सम और एक आस। अब मैं आपको बताऊं कि सम का अर्थ होता है पास में, समीप, निकट, और आस का अर्थ होता है बैठना, पास पास में बैठना, अर्थात संक्षेप या संयोग, उनका मिलना। अब बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो समास है उसमें उपसर्ग कौन सा है, उसमें उपसर्ग कौन सा है। और ये तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो जो समास शब्द है उसमें सम उपसर्ग है और आस धातु है। यहां दो क्वेश्चन क्लियर हुए कि समास शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है, सम, और धातु कौन सी होती है, आस। अब देखिए समास से तात्पर्य क्या है। समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग। संक्षेप, किसी को छोटा रूप देना। अब डेफिनेशन देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षिप्तीकरण से जब एक नया सार्थक शब्द बनता है तो उस नए सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, समास कह देते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षिप्तीकरण से एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। मतलब जहां दो या दो से अधिक शब्द दिए हुए हो और उनसे एक नए शब्द जो हम बनाएंगे तो जो हमारा नया शब्द बनेगा वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख, यहां कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4, दो या दो से अधिक हो गए। इनसे जो एक नया सार्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकले ऐसा शब्द। तो इन सभी से हमारा क्या बन गया शब्द, चंद्रमुख। चंद्रमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख। तो जो ये एक नया शब्द बना यही हमारा क्या कहलाया, यहां पर समास कहलाया। अब बात आती है समास की प्रक्रिया है, मतलब हम समास को कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से। क्या, एक तो होता है समस्त पद और दूसरा होता है समास विग्रह। अब ये दोनों क्या चीजें हैं वो भी आप देखिए। तो देखिए फर्स्ट समस्त पद। समस्त पद क्या होता है, विभिन्न शब्दों के समूहों को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। मतलब विभिन्न शब्दों का जो समूह होता है उसको संक्षिप्त करके जब हम एक नया शब्द बनाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, या तो हम उसको समस्त पद बोल देते हैं या फिर उसे सामासिक पद बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रत्येक दिन, एक शब्द, दो शब्द हो गए ना। इनसे जो एक नया शब्द बना है, क्या बना है, प्रतिदिन। तो ये प्रतिदिन हमारा क्या कहलाएगा, समस्त पद। प्रतिदिन हमारा क्या कहलाएगा, समस्त पद। समझ में आया, विभिन्न शब्दों के समूहों को जब संक्षिप्त करके हम एक नया शब्द बना देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, समस्त पद कहलाता है। अब देखिए सेकंड, समास विग्रह क्या होता है। जो समस्त पद है मतलब जो एक शब्द है उसके अलग अलग, मतलब उसको अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, और उनको अलग अलग करने के लिए हमें किनका प्रयोग करना होता है, कारक विभक्तियों का प्रयोग करना होता है। तो जो उस समस्त पद को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। जैसे महात्मा। महात्मा तो क्या हो गया, समस्त पद हो गया क्योंकि एक ही शब्द है, ठीक है ना। अब इसका विग्रह करना है हमें, तो महान है जो आत्मा। एक से ज्यादा शब्द हो गए ना, विग्रह करेंगे तो क्या होंगे, एक से ज्यादा शब्द होंगे, और समस्त पद बनाएंगे तो समूहों का, जो विभिन्न शब्दों का समूह होगा उसका संक्षिप्त रूप अर्थात एक शब्द बनेगा। क्लियर हुआ यहां पर।
तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। क्लियर हुआ। आपके एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एक शब्द, ये शब्द दे दिया आपको प्रत्येक दिन, इसका सामासिक पद बनाइए। सामासिक पद सुनते ही है ना काफी बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि जो समस्त पद है वही क्या कहलाता है, सामासिक पद। मतलब जो ये यहाँ शब्द दिए हुए इनको सार्थक एक नया शब्द बनाना है। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महात्मा, महात्मा शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो महात्मा शब्द का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा। समस्त पद और समास विग्रह दोनों के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। मतलब कैसे कि इसमें तो बहुत सारे शब्द दिए होते हैं जिसमें एक बनाना होता है और समास विग्रह में एक शब्द दिया होता है उसके बहुत सारे शब्द करने होते हैं। क्लियर। तो अब बात आती है समास के भेदों की कि समास के कितने भेद होते हैं। तो सभी लोग बोल देते हैं डायरेक्ट कि समास के 6 भेद होते हैं। उनकी बात सही है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि समास के मुख्य भेद कितने होते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, 6? नहीं, समास के मुख्य भेद होते हैं 4 और 2 जो अन्य होते हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास के अवान्तर भेद। तो देखिए समास के भेद, पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। कितने हुए मुख्य, 4 हुए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब सोचोगे कि 2 कहां गए, तो जो 2 कर्मधारी और द्विगु हैं वो तत्पुरुष समास के अवान्तर भेद कहे जाते हैं। तत्पुरुष समास के अवान्तर भेद, ये एक तो कर्मधारी है और दूसरा है द्विगु समास। तत्पुरुष समास से कर्मधारय बनता है और कर्मधारय के बाद मतलब कर्मधारय से आता है द्विगु समास। क्लियर। तो मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता दूं यहां पर कि मैंने अभी आपको बोला था कि मुख्य भेद कितने होते हैं, 4। और अगर आपसे कोई सिंपल ही पूछ ले कि समास के कितने भेद होते हैं तो वहां तो आपको 6 ही करना है और अगर मुख्य भेद पूछे कि कितने होते तो वहां आपको 4 करने हैं। क्यों? क्योंकि जो तत्पुरुष समास है उससे किसका निर्माण हुआ था, कर्मधारय का, उसका भेद है। और जो द्विगु है वो कर्मधारय का है और कर्मधारय और द्विगु दोनों तत्पुरुष समास के अवान्तर भेद होते हैं। क्लियर। तो हमारा पहला समास देखिए अव्ययी भाव समास। तो इसमें मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगी क्योंकि डेफिनेशन वगैरह तो आपको बुक में भी मिल जाती है। यहां मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगी जिन पॉइंट के अकॉर्डिंग एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम उसमें आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो डायरेक्ट मैं उन्हीं टॉपिक्स को यहाँ पर क्लियर करने वाली हूं। तो देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान, कि जो अव्ययी भाव समास होगा उसका जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैम ये पद क्या आ गए, तो मैं आपको बता दूं कि समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पहला और एक होता है दूसरा पद। तो पहले पद को तो हम क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरे पद को जो बाद वाला होगा उसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पद। क्लियर। 2 पद होते हैं समास में, पहला पद हमारा पूर्व पद कहलाता है और दूसरा बाद वाला जो पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। अब जो अव्ययी भाव समास होगा उसका कौन सा पद प्रधान होगा, पहला पद। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस समास का जो पहला पद प्रधान होता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अव्ययी भाव समास। तो सेकंड थिंग देखिए, पहला या पूरा पद अव्यय हो जाएगा। ठीक है। अव्यय क्या होता है, अव्यय जैसे कि कई लोग होते हैं ना अकड़ू, चाहे कुछ हो जाए उनको बिल्कुल चेंजमेंट खुद के अंदर लाना ही नहीं है। तो ऐसे ही हिंदी में भी शब्द होते हैं, वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि किसी के अनुसार भी परिवर्तित ना हो, बदले ना, वो शब्द क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में अकड़ू भी बोल सकते हैं। थर्ड देखिए, समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य। इसका मतलब है जो समस्त पद होगा हमारा वो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है उपसर्ग युक्त शब्द, मतलब जो अव्ययी भाव समास का जो समस्त पद होगा उसमें उपसर्ग जरूर जरूर होंगे। ठीक है ना, 99.9%। नेक्स्ट देखिए, 2 बार पुनरावृत्ति वाले शब्दों का प्रयोग। 2 बार मतलब एक ही जैसे शब्द 2 बार आए, पुनरावृत्ति अर्थात बार बार आए। एक शब्द जो 2 बार या 2 से अधिक बार सेम शब्द आए, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किसमें किया जाता है, हमारे अव्ययी भाव समास में किया जाता है। तो यहाँ 5 पॉइंट क्लियर हुए आपके। अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण देखिए, निडर, इसमें उपसर्ग हो गया नी,
पहला पद प्रधान, बिना डर के, समास विग्रह क्या होगा, बिना डर के। आजीवन, जीवन पर्यंत भी कह सकते हैं हम, या तक भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, प्रत्याशा, आशा के बदले आशा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो प्रत्याशा है इसमें तो कोई उपसर्ग है ही नहीं, तो प्रत्याशा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आशा, ई का यन संधि। अगर किसी ने संधि की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां से संधि भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां उपसर्ग कौन सा हो गया, प्रति, और इसका समास विग्रह क्या होगा, आशा के बदले आशा। रातों रात, पुनरावृत्ति वाले शब्द आ गए ना, रातों रात, रात ही रात में, घर घर, प्रत्येक घर या घर ही घर। उपकूल, कुल के समीप, तो इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, क्लियर। तो सेकंड देखिए हमारा तत्पुरुष समास, उसमें मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, दूसरा पद प्रधान, और वो भी किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। तो अविर्भाव समास में पहला पद प्रधान था और दूसरा पद प्रधान किसमें होता है, तत्पुरुष समास में, किस दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। सेकंड देखिए, पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होने के नाते गौण होता है, गौण अर्थात अप्रधान होता है। किस, पहला पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण, और संज्ञा या विशेषण होने के नाते वो कैसा होता है, गौण होता है, अप्रधान होता है। थर्ड देखिए, विभक्ति चिन्हों का लोप, कि जब हम समास विग्रह का जब हम समस्त पद बनाते हैं तत्पुरुष समास में, तब विभक्ति चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। फोर्थ देखिए, विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परसर्ग क्या है, तो क्या है, विभक्ति चिन्ह को ही हम क्या कह देते हैं, परसर्ग कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, मन गणंत, मन से गढ़ी हुई, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, शरणागत, शरण को आगत। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मैम ने द्वारा लगा दिया, इसमें से, इसमें के लिए, इसमें को, इसमें को, यही सोच रहे हैं ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो कारक विभक्ति होती है, तो कारक विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। लेकिन उन 6 भेदों को मैं यहां पर इस वीडियो में स्पष्ट नहीं करूंगी, तो स्पेशल तत्पुरुष समास की मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तो वहां से आप तत्पुरुष समास को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। तो देखिए थर्ड, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दूसरे पद की प्रधानता, मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा अर्थात उत्तर पद। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम तत्पुरुष समास में भी आपने दूसरा पद प्रधान बताया था, लेकिन अगर आपने अच्छे से कंसंट्रेट किया हो तो वहां मैंने बताया कि दूसरा पद प्रधान, लेकिन किसकी दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, ठीक है ना। अब यहां देखिए, दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय में संबंध, मतलब जो 2 पद होंगे उसमें एक तो या तो विशेष्य होगा, दूसरा विशेषण, या उसमें एक उपमान होगा, दूसरा उपमेय। विशेषण विशेष्य अर्थात जिसमें दोनों में विशेषता बताई जाए वहां हम विशेषण विशेष्य का प्रयोग करेंगे, और जहां दोनों पदों में तुलना की जाए वहां उपमान उपमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए अब बात आती है कि मैम ये विशेषण क्या होता है और ये विशेष्य क्या होता है। तो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवा दूं कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो हमारा विशेष्य कहलाता है। यहां के लिए मैंने लिखा भी है ताकि अगर आप बोलने पे ज्यादा ध्यान न दे पाओ तो इसको देख भी सकते हो। देखो, विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहते हैं। ऐसे ही उपमान उपमेय का देखिए, उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो होता है हमारा उपमेय। अब एग्जाम्पल पर आइए,
दुष्चरित्र, समास विग्रह क्या होगा, बुरा है जो चरित्र। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अब इसमें हम पता कैसे लगाएं कि विशेषण विशेष्य का है या उपमान उपमेय का है। तो इन दोनों में तुलना तो हो नहीं रही, क्योंकि तुलना होगी या तो रूपी का प्रयोग करेंगे या के समान का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्रयोग किसका किया है, जो। इसका अर्थ क्या है कि ये क्या है, विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल है। अब देखिए बात आती है कि इसमें विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। तो सबसे पहले विशेषण ढूंढते हैं। विशेषण की डेफिनेशन क्या थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, बुरा है जो चरित्र, इन चारों में से। तो जो ये बुरा शब्द है, इस यही तो विशेषता बता रहा है कि कैसा है, वो बुरा है। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। यहां पर विशेषता किसकी बताई जा रही है, बुरा तो है लेकिन क्या है बुरा, चरित्र। तो ये चरित्र हमारा यहां पर क्या हो गया, विशेष्य। क्लियर हुआ, चरित्र विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। और क्या, बुरा, जिस शब्द से बताई जाए वो विशेषण। नेक्स्ट देखिए काली मिर्च, काली है जो मिर्च, किसकी विशेषता बताई जा रही है, मिर्च की। और किस शब्द से बताई जा रही है, काली, कि मिर्च कैसी है, काली है। नेक्स्ट देखिए घनश्याम, मैंने अभी बताया था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो शब्द आए जो, तो उसका मतलब वो विशेषण विशेष्य है। और के समान उपमान उपमेय का बताया था मैंने, तो यहाँ के समान या आपको रूपी भी मिल सकता है कहीं कहीं पर। तो घनश्याम, घन के समान श्याम। अब बात वही आती है कि उपमान कौन सा है, इसमें उपमेय कौन है, हम कैसे समझेंगे या कैसे पता चलाएंगे। तो देखो उपमान, जिससे तुलना की जाए, जिससे, जिस शब्द से तुलना की जाए। तो आप बताओगे मुझे कौन से शब्द से तुलना की जा रही है, घन के समान श्याम। तो यहां पर जो ये घन है इससे तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय। किसकी की जा रही है, श्याम की तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है, श्याम की तुलना की जा रही है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा उपमेय। और घन क्या हो गया हमारा उपमान। नेक्स्ट देखिए कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। तो कुसुम क्या हो गया हमारा उपमान और कोमल हो गया हमारा उपमेय। तो क्लियर हुआ अच्छे से। अब तो शायद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। तो नेक्स्ट देखिए 4 द्विगु समास। द्विगु का जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। मतलब जो पहला पद होता है द्विगु समास का वो संख्यावाची होता है। सेकंड देखिए संपूर्ण पद से समूह का बोध, कि जो संपूर्ण पद होगा उस पद से हमें समूह का बोध होगा, मतलब एक ग्रुप का बोध होगा। थर्ड देखिए विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयोग, कि जब भी हम उस समस्त पद का, कौन से, किस समास के, द्विगु समास का जो समस्त पद होगा, जब हम उसका समास विग्रह करेंगे तो उसका समास विग्रह करने पर हमें समाहार या समूह शब्द की प्राप्ति होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए सत सई, सत सत अर्थात 700, वर्षों का भी बोल सकते हैं कोई तो यहां पर, लेकिन छंदों का भी। तो 700 छंदों का समाहार। तो पहला पद क्या हुआ, संख्यावाची हो गया ना। सेकंड देखिए द्विवेदी, द्वि दो, दो वेदों का समाहार। थर्ड देखिए नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। काउंटिंग आ रही है ना, सभी में पहला पद क्या है, संख्यावाची है। नेक्स्ट देखिए त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पक्ष द्वय, 2 पक्षों का समूह। तो सभी में क्या हुआ, पहला पद संख्यावाची हुआ, और जब हमने समास विग्रह किया तो समाहार या हमें समूह शब्द प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 5वां है द्वंद्व समास। इसमें क्या होगा, दोनों पदों की प्रधानता, मतलब इसमें पूर्व पद भी प्रधान होगा और उत्तर पद भी प्रधान होगा, मतलब दोनों ही पदों की क्या होगी, प्रधानता होगी। सेकंड पॉइंट है विग्रह करते समय संयोजक शब्दों का प्रयोग। संयोजक शब्द क्या होते हैं, जो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जो आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजक शब्द कहलाते हैं। तो इस समास में भी जब हम
पद का जब हम समास विग्रह करेंगे उस समय संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जैसे और, अथवा, या, तथा आदि क्या है, संयोजक शब्द है। एग्जाम्पल देखिए, 68, 68, 8 और 60, तो और शब्द से ये दो शब्द जुड़े ना, 8 और 60, तो जो ये और शब्द है ये हमारा क्या है, संयोजक शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शीतोष्ण। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां तो आपने कर तो दिया कि शीत या उष्ण, लेकिन ये उष्ण कहां से आया, तो वो ही मैंने अभी आपको बताया था, संधिच्छेद कर लीजिए ऐसे शब्दों की, तो क्या होगा, शीत प्लस उष्ण, त आ में उ मिलाया, ओ, गुण संधि। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यशापयश, यश या अपयश, वही आ, यश प्लस अपयश, दीर्घ संधि, और समास विग्रह क्या हो जाएगा, यश या अपयश। शस्त्रास्त्र, वही सेम इसी की तरह, शस्त्र और अस्त्र। नेक्स्ट, जलवायु, जल और वायु, तो क्लियर हुआ। इसमें जब हम समास विग्रह करेंगे तो संयोजक शब्दों का प्रयोग करेंगे और दोनों ही पदों की क्या होगी, प्रधानता। तो हमारा लास्ट समास और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका जब समास विग्रह करोगे तो आप इनमें ऐसे शब्द होंगे जिनका आप अच्छे से मीनिंग नहीं पता लगा पाओगे, जो कि आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और वो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास, इसलिए इस पे आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखिए, अन्य पद की प्रधानता। अन्य पद मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग, तो वह समास जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई अन्य पद मतलब कोई तीसरा पद ही क्या हो, प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है, हमारा बहुव्रीहि समास। सेकंड पॉइंट देखिए, समस्त पद अन्य अर्थ को व्यक्त करे, कि जब हम किसी भी पद का जब समास विग्रह करेंगे तो वो एक अलग पद को व्यक्त करेगा, एक अलग अर्थ देगा। नेक्स्ट देखिए, समास विग्रह वाक्यात्मक। वाक्यात्मक का मतलब कि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो ये शब्दात्मक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वाक्यात्मक होगा, मतलब ये वाक्य में होगा। नेक्स्ट, विग्रह करने के साथ साथ विशेष अर्थ भी बताना, कि जब हम इसका विग्रह कर देंगे तो उस विग्रह का वो जो विशेष अर्थ होगा उसको भी हमें बताना जरूरी है। क्लियर। अब देखिए उदाहरण, अंजनी सुत, वह जो अंजनी के सुत है, तो ये क्या हो गया, पूरा वाक्य हो गया ना, वह जो अंजनी के सुत है। अंजनी के सुत कौन है, हनुमान जी, तो ये विशेष अर्थ इसने क्या दिया, हनुमान, और जो विशेष अर्थ होगा उसे भी हमें बताना है, मैंने बताया था ना। तो इसमें ना तो अंजनी प्रधान है ना ही सुत प्रधान है, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा, बल्कि कोई अन्य ही। अन्य कौन, हनुमान, यहां हनुमान जी प्रधान है। सेकंड देखिए, वीणा पाणी, वह जिसके पाणी में वीणा है। अब लोग तो अधिकतर क्या सोचेंगे कि पानी वो जो अपना जल होता है वो, अरे उसका होता है पानी, और यहां लिखा है पानी। इस पानी का मीनिंग होता है हाथ। तो वह जिसके हाथ में वीणा है, किसके हाथ में वीणा होती है, विद्या की देवी सरस्वती, तो यहां क्या होगा, सरस्वती। विशेष अर्थ को भी हमें प्रकट करना है, इसलिए ये जो इसका मीनिंग होगा वो हमें जरूर लिखना है, तभी तो अन्य पद की प्रधानता होगी। नेक्स्ट देखिए, गिरिधर, वह जो गिरि को धारण करने वाला है। गिरि, गिरि अर्थात पर्वत, पर्वत को किसने धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने, तो यहां क्या आ जाएगा, श्री कृष्ण। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमौली, चंद्र है जिसके मौली पर। वेरी कंफ्यूजन है ना, क्योंकि ना तो चंद्र का तो चलो आप बता दोगे कि चंद्रमा होता है, लेकिन मौली, ये इसका मीनिंग क्या होता है, तो मौली का मीनिंग मैं आपको बता दूं, मस्तक होता है, ठीक है ना। तो किसके मस्तक पर चंद्रमा है, कौन है वो, भगवान शिव, तो यहां आप क्या लिखोगे, शिव। ये सारे ही एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करना और इनके मीनिंग को भी अच्छे से क्लियर करना। नेक्स्ट और लास्ट है पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक के समान अक्षी है जिसकी। अब मैम ना तो हमें पुंडरीक का मीनिंग पता ना अक्षी का पता,
तो पुंडरीक का अर्थ होता है कमल और अक्षय का अर्थ होता है आंख। वह, या क्या बोलोगे, कमल के समान आंख है जिसकी, किसकी है, भगवान विष्णु की। तो यहां आप क्या लिख दोगे, विष्णु। तो क्लियर हुआ ना, पहला पद प्रधान ना दूसरा, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान, और वो विशेष अर्थ भी दे रहा है और विशेष अर्थ को हमें यहां पर फाइंड आउट भी करना है। तो आई होप आपको सारे समास बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो आपको किसमें होगा, तत्पुरुष समास में रहा होगा। उसके लिए मैंने आपको बोल ही चुकी हूं कि उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि वो काफी लेंथी है और उसमें हम उस वीडियो में जो कारक विभक्तियों के आधार पर जो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं उनको भी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। तो चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।